गुड इवनिंग। आज लास्ट फेज का न्यूमेरिकल देंगे। कुछ गेस क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, इस सब का कुछ बचा हुआ था। इसका आज हम लास्ट अभी दे रहे हैं। इसको ध्यान देना। क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने यहाँ पे कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.35 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला है। नति कोण यदि 60 डिग्री है तो ऊर्ध्व घटक वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, यही क्वेश्चन है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन tan थीटा हमारा BV/BH होता है। फॉर्मूला पता है आपको। tan थीटा नहीं भी तो इसको याद रखना है कि tan थीटा BV/BH ये वर्टिकल ऊर्ध्व घटक है, ये हमारा क्षैतिज घटक, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो कितना नति कोण यहाँ पे है, 60 डिग्री है। तो tan 60 BV/BH दिया गया है। BH मतलब ये क्षैतिज घटक, ये हमारा BH। तो BH कितना दिया हुआ है, BH हमारा दिया हुआ है 0.35 10⁻⁴। BV निकालेंगे 0.35 इंटू 10⁻⁴, इधर चलाएगा ये √3। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 0.60 10⁻⁴। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्टार मारो इसके पास, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से कर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा है कि L लंबाई वाले स्टील के एक तार का चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण को मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। कितना है, L लंबाई का स्टील का वायर है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट M है। इसे अर्धवृत्ताकार चाप के रूप में मोड़ा जाता है। इट इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क के रूप में इसे मोड़ा जाता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या तब हो जाएगा। यहाँ पर देखो व्यास कितना है, इसका डायमीटर d, अर्धवृत्ताकार चाप है। कोई भी वृत्तीय क्षेत्र हो या वृत्तीय सर्किल हो, वृत्तीय स्ट्रक्चर हो, तो डायमीटर क्या होगा d। तो लंबाई क्या होगी, देखो 2r 2πr/2, उसके आधा है। ध्यान देना है आप, ये हमारा अर्धवृत्ताकार, ये हमारा है, ये तो हमारा पायर होगा ना, यहाँ से यहाँ तक। तो कहने का ये मतलब है कि πd/2, d 2r होता है, तो 2 कट गया, तो d जो निकालेंगे कितना होगा, 12/π हो जाएगा। समझना है आप, d कितना हो जाएगा, 12/π। तो आघूर्ण जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट m/d होता है, m/d। तो d कितना तुम्हारा है, 12/π, m/12/π 2m/π। ऐसे तुम डायरेक्ट m/12, जैसे वहाँ देखना q/12 2p होता है, q/12 p होता है, उसी ढंग से हमारा m/12 जो होता है m होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। यही हमारा आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना कि L लंबाई का स्टील का वायर है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट m है। यदि उसे सेमी सर्कुलर आर्क, अर्धवृत्ताकार चाप के रूप में मोड़ा जाता है, तब उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो डायमीटर कितना यहाँ पे d है, और L कितना है, πd/2 लिखेंगे, क्योंकि ये लंबाई हो गई ना। तो लंबाई कितनी हो गई, पायर होता है तो πd/2 कर दो, तो d निकाल दिया। अब मैग्नेटिक मोमेंट m/d होता है, तो d कितना हमारा है, 12/π है, 12/π, तो m/12 m होता है। क्लियर। चलो अब ये देखना, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आता है, कोई एक क्वेश्चन आता है। इसमें कहा जा रहा है कि किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण का, किसका संरक्षण देता है, आवेश संरक्षण। ये चार्ज कंजर्वेशन पे आधारित है किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम एनर्जी कंजर्वेशन पे, ये ऊर्जा संरक्षण कहते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है किरचॉफ का दूसरा नियम। और किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण। अनोमीय प्रतिरोध का एग्जाम्पल, नॉन ओमिक कंडक्टर। अनोमीय को क्या बोलते हैं, अनोमीय को बोलते हैं हम लोग नॉन ओमिक, नॉन ओमिक कंडक्टर या रेसिस्टेंस बोलो। इसका उदाहरण है ये कॉपर वायर, आया हुआ क्वेश्चन है, कॉपर वायर है, डायोड है, टंगस्टन वायर और नन ऑफ दिस। तो डायोड होगा इसमें अनोमीय प्रतिरोध का उदाहरण। सर्वाधिक विशिष्ट चालकता है, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका है, सिल्वर का है। किसी भी मेटल में यदि सिल्वर का नाम रहे तो उसका आंसर क्या होगा, सिल्वर होगा। बढ़ती चालकता का क्रम है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है
ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बढ़ती चालकता का क्रम क्या है। यहाँ पे लिखा CU AL AG AL CU AG AL AG CU AG CU AL, इस ढंग से। तो बढ़ती चालकता मतलब कम से ज़्यादा, असेंडिंग ऑर्डर जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। AL से ज़्यादा CU का, CU से ज़्यादा AG का। चलो, बायोट सावर्ट लॉ पूछा जाता है कि बायोट सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए IDL क्रॉस R बाय R स्क्वायर, या मान लो यहाँ पे यूनिट दे दिया ना तो यहाँ R क्यूब हो जाएगा। याद रखना, यदि यहाँ यूनिट रहे तो क्या होगा, R क्यूब। तप्त तार द्वारा किसके, रेड हॉट वायर, लाल तप्त तार द्वारा किसका मापन होता है, AC का, DC का, दोनों का, तो दोनों का होता है। याद रखना, AC तथा DC दोनों का होता है। अब यहाँ पे देखना, एक सेल का EMF 1.5 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, तो सेल से 2 एम्पियर की धारा के लिए आवश्यक बाह्य प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। बाह्य प्रतिरोध को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसका कहा जाता है। इसको थोड़ा देख लें, इसको बनाते हैं। चलो, देखना है, सेल का EMF कितना है, 1.5 है, तो सीधा तुम ये बताओ कि I बराबर क्या होता है, E/R प्लस R। ये पूछा जा रहा है। I कितना है, I 2 एम्पियर है। E कितना है, EMF देखो कितना है, 1.5 वोल्ट है। 1.5 का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो पूछा जा रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 0.5 ओम, यहाँ पे 0.5 ओम। क्रॉस करो यहाँ पे 2 × R, ये 2R होगा, प्लस 2 × 0.5 1 होगा, इसको कर दो 1.5। यहाँ चलो 2R बराबर 1.5 माइनस 1 कितना होगा, 0.5। R कितना होगा, 0.5/2, यहाँ आया हमारा 1/4, ये होगा 0.25 ओम हमारा हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझा। इसको हम आगे बढ़ेंगे, देखो तब तक इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है कि शुद्ध प्रेरकत्व की औसत शक्ति, प्योर इंडक्टेंस। शुद्ध प्रेरकत्व किसको कहते हैं, प्योर इंडक्टेंस। इंग्लिश वाले जो हो इसको जानना, शुद्ध प्रेरकत्व कहते हैं है प्योर इंडक्टेंस की शक्ति है। शून्य होता है, 0 होता है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन देगा Li। ऑप्शन मान लो A में दे दिया Li, B में दे दिया हाफ Li², C में दे दिया 0 और D में दिया नन ऑफ दिस, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 0 होगा। प्योर इंडक्टेंस का जो एवरेज पावर है, प्योर इंडक्टेंस का एवरेज पावर कितना है, 0 होता है। किसी परिपथ में स्रोत द्वारा प्रदत्त शक्ति अधिकतम कब होती है। हमने कहा कि गिवन पावर बाय सोर्स इन ए सर्किट, किसी सर्किट में सोर्स के द्वारा जो मैक्सिमम पावर होता है तब होता है जब हमारा ω/L बराबर 1/ω/C हो। इसको रेजोनेंस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको रेजोनेंस कहा जाता है कि किसी स्रोत द्वारा किसी सर्किट में, सोर्स के द्वारा किसी सर्किट में अधिकतम पावर कब होता है, जब हमारा ये इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए। इंडक्टिव रिएक्टेंस किसको कहते हैं और कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसको कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात। ये प्रेरण प्रतिघात है, ये धारतीय प्रतिघात है। जब दोनों आपस में बराबर हो जाए तब शक्ति क्या होगी, अधिकतम होगी। अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि बढ़ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हमने कहा स्टेप डाउन, इसको क्या पढ़ा जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि बढ़ जाती है, धारा बढ़ जाती है, इसमें करंट बढ़ता है। धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हमने कहा कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि बढ़ जाती है, तो अपचाई ट्रांसफार्मर में हमारा करंट बढ़ता है। याद रखना इस चीज़ को। अपचाई ट्रांसफर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी। ट्रांसफार्मर में क्या नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। देगा कि ट्रांसफार्मर में क्या नहीं बदलता, दे देगा तुमको फ्रीक्वेंसी, करंट
वोल्टता जब इस सब में दे देगा तो क्या नहीं बदलता है उसमें, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ देखो, ये तुमको दे दिया फिगर, इसमें कहा एक्स वाई के बीच जो समतुल्य प्रतिरोध होगा कितना होगा, तो 2/3 4/6 दोनों बराबर है। 2/3 और 4/6 क्या है, दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है तो इसका जो हमारा आएगा, ये बीच वाला क्या हो, जब दोनों रेशियो बराबर हुआ R1/R2 बराबर R2/R1, R2/R3, R1/R2, R3/R4 बराबर हो जाए तो ये बैलेंस्ड ह्यूस्टन ब्रिज, संतुलित ह्यूस्टन ब्रिज होता है। इस केस में क्या होता है कि हमारा फिगर इसमें ये बीच वाला गायब हो जाएगा, ऊपर वाला रह जाएगा हमारा ये, और फिर नीचे वाला ये रह जाएगा। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, ये हमारा 3 + 2 5 ओम हो गया, ये तुम्हारा 4 जोड़ 6 10 ओम हो गया। तो RXY कर दो, ये होगा 5 × 10 बटा 5 जोड़ 10, R1 R2 बटा R1 + R2 50/15 हो गया। तो 10/3 ओम इसका तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 10/3 ओम। समझ में आया? R1 R2 बटा R1 + R2 50/15, 10 बार में 3 बार। क्लियर? लेंज का नियम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। लेंज का नियम किसके संरक्षण पे है? ऊर्जा संरक्षण पे। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यहाँ पे देखो, एक ये क्वेश्चन तुमको दे दिया, इस टाइप का क्वेश्चन डाला है। यहाँ भी तुमको दिया कि RXY मतलब x और y के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में जब भी कभी तुमको ऐसा क्वेश्चन सीधा सा भी याद रखना है तुमको, अभी याद रखना है क्योंकि इसका प्रोसेस कुछ नहीं है, अभी सीधा याद रखना 10/10 हमको उसी को दे रहा है, ह्यूस्टन ब्रिज को दे रहा है, बीच से कोई धारा नहीं बहेगी, बच गया ये हमारा, ये बच गया तो 10 जोड़ 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 20 हो जाएगा, ये कितना होगा 20 ओम। नीचे फिर 10 + 10 कितना हो रहा है, 10 + 10 ये भी 20 ओम हो रहा है। अब ये x है और ये हमारा x है, ये क्या है y है। यहाँ RXY करेंगे यदि हम तो 20 × 20 बटा 20 जोड़ 20, तो 400/40 करोगे, 400/40 कितना देगा, ये 10 ओम तुमको दे देगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना। यहाँ कह रहा है कि दो बल्ब के प्रतिरोधों का अनुपात, दो बल्ब है उसके रेसिस्टेंस का रेशियो 1:2 है। दो बल्ब है उसके रेसिस्टेंस का रेशियो क्या है, 1:2 है। यदि बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, तब शक्ति क्या होगी, ध्यान देना। P बराबर यहाँ पे देखो, बल्ब यहाँ पे है, एक बल्ब को यहाँ रखा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया दोनों को। अब यहाँ पे देखना, श्रेणी क्रम में जोड़ा बल्ब को, ये देखो बल्ब हमारा, तो श्रेणी क्रम में करंट तो कांस्टेंट होता है, तो P बराबर हमारा क्या होता है, I² R होता है। यदि ये कांस्टेंट हो तो P प्रोपोर्शनल किसका, R का। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। जब भी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो तो उससे करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और समानांतर क्रम में जोड़ने पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, करंट कांस्टेंट है, तो P बराबर I² R होगा। तो P किसका प्रोपोर्शनल, R का। तो P1/P2 R1/R2, तो वही रह जाएगा। आंसर क्या होगा, 1:2 जो यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर? अब देखो, कह रहा है कि किसी तार में 20 ओम रेसिस्टेंस वाले, याद रखना 20 ओम रेसिस्टेंस की किसी तार में 4 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए बहती है। तो उत्पन्न ऊष्मा, प्रोड्यूस हीट की मात्रा क्या है? प्रोड्यूस हीट की मात्रा इधर वाला देखो, मिटाते हैं इस पार्ट वाला हम। देखना ध्यान से, यहाँ पे हमारा है कि 4 एम्पियर का करंट 20 ओम रेसिस्टेंस से 1 मिनट के फ्लो करता है। तो हीट कह रहा है, एच का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, एच का फॉर्मूला है I² RT। आई कितना है, 4² है, R कितना है, R तुम्हारा देखो 20 ओम है। टाइम कितना, 1 मिनट है, समय हमारा 1 मिनट है। इसको क्या करेंगे, 60 सेकंड कर देंगे, यहाँ 60 कर दो, यह हो गया हमारा 16 × 20 × 60 कर दो। देख लो 1200, सोलवारी बैलोनों से होता है, ये 1000, ठीक है। देख लो यहाँ पे 1200 और 16, इतना जूल हमारा इससे उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा होगी। तुम 19 नंबर क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ सीधा कह रहा है कि दिए गए ताप विद्युत में, थर्मोकपल कहते हैं इसको,
ताप विद्युत को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थर्मोकपल। दिए गए ताप युग में ठंडी संधि का ताप, ठंडी संधि से मतलब है टेम्परेचर एट कोल्ड जंक्शन कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है उदासीन ताप, न्यूट्रल टेम्परेचर। उदासीन को क्या कहते हैं? न्यूट्रल टेम्परेचर। और ये इन्वर्स टेम्परेचर, इसका नाम क्या है? इन्वर्स। तो यहाँ पे देखना TC दिया हुआ है, TN दिया हुआ है तुम्हारा। TN कितना है? TN तुम्हारा 270 डिग्री सेल्सियस। पूछ क्या रहा है? TI पूछ रहा है। ये पता होना चाहिए कि हमारा फार्मूला है TN इक्वल टू TI प्लस TC/2। TN कितना है हमारा? TN 270 है। TI नहीं पता है, पूछ रहा है। TC तुमको दिया गया है 15 डिग्री, 15 दिया बटा 2 कर दो, ऐसे निकालो, मल्टीप्लाई करो, 540 हो जाएगा। इक्वल टू TI प्लस 15 करो, यहाँ पे TI निकालो, ये 540 माइनस 15 करो, 525 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो सके। इन्वर्स टेम्परेचर 525 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो इसको आराम से देखो। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि कौन विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिविएट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड से डिविएशन किसका होगा? एक्सरे, गामा रे, कैथोड रे और नन ऑफ दिस। कैथोड रे विक्षेपित होगा, बाकी कोई विक्षेपित नहीं होता। सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विक्षेपण, डिविएशन नहीं होता है। तापायन में होते हैं। इसमें क्या होता है? तापायन में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना। तापायन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक में क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, नन ऑफ दिस। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सूर्य ऊर्जा आधारित है। सन एनर्जी नाभिक के संलयन पे, नाभिक के विखंडन पे, दोनों पे, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? नाभिक के संलयन पे। इसमें एक और चीज़ याद रखो कि हाइड्रोजन बम, इसमें एक लिख देते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन बम जो है ना, या सॉरी एटॉम बम लिखो। हाइड्रोजन बम भी नाभिक के संलयन पे ही है। एटॉम बम की बात करो, दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है इसमें। एटॉम बम जो है ये नाभिकीय विखंडन, एटॉम बम इस पर आधारित है, याद रखना। और हाइड्रोजन बम जो है सूर्य ऊर्जा हुआ या हाइड्रोजन बम, याद रखना, बार बार बोलना है। इसके ऊपर ये भी तुम्हारा है, हाइड्रोजन बम भी है। हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम हो या सन एनर्जी हो, दोनों किस पर है? नाभिक के संलयन पे। और एटॉम बम किस पर है? नाभिकीय विखंडन पर। लघुत्तम तरंग दैर्घ्य, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होता है? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा हुआ है। लघुत्तम तरंग दैर्घ्य किसका है? एक्सरे का, गामा रे का, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण का, माइक्रोवेव का। इसमें हमारा गामा रे का जो है सबसे छोटा होता है। लघुत्तम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? गामा रे का, याद रखना इस चीज़ को। अर्धचालक को गर्म करने प्रतिरोध डिक्रीज करता है। हमने कहा ऑन इंक्रीजिंग सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर को जब गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। एक क्वेश्चन देखो, एक प्रकाश वैद्युत का कार्यफलन, वर्क फंक्शन इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्क फंक्शन। कितना है इसका वर्क फंक्शन? 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कह रहा है कि देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, यही पूछा जा रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। तो W बराबर 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका फॉर्मूला H न्यू नॉट होता है, यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज कर दिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। न्यूनली क्या आती है? प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसे डिवाइड किया, हमारे आंसर आ गए। फिर देखो एक बार, प्रकाश वैद्युत मैंने फोटो इलेक्ट्रिक का जो वर्क फंक्शन है कितना है? 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसमें देहली आवृत्ति पूछी जा रही है, तो W क्या है? 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको H न्यू नॉट 3.3, इसको जूल में चेंज किया 1.6 10⁻19 और न्यू नॉट निकाल लो, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति। इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड किया, आंसर है। क्लियर? और अगला है कि H परमाणु की सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जनरल नॉर्मल पोजीशन में जो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी है इलेक्ट्रॉन कितनी इतना है?
तो प्रथम उत्तेजित अवस्था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहला एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में याद रखना कि N2 होता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में प्रथम उत्तेजित अवस्था में N का मान कितना होता है? 2। सीधा 2 स्क्वायर कर दो, आ गया माइनस, यहाँ ऐसे लिख दो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही हमारा होगा। और इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ा, इसी में देख लो इसको थोड़ा। नेक्स्ट देखो इसका, ट्वेंटी 27 क्वेश्चन हुआ है, 28 क्वेश्चन दे रहे, यहाँ तक 27 था। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कह रहा है रेडियो सक्रियता का मात्रक है, रेडियो सक्रियता का मात्रक, रेडियो एक्टिविटी या सक्रियता का मात्रक है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, पहला दे दिया तुमको, पहला नंबर में क्यूरी, CURIE, नाम है तो इसमें हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। दूसरा है बैक्यूरल, BECQUERR, नाम है ये भी। तीसरा रदरफोर्ड, ये भी नाम है रदरफोर्ड। और चौथा हमारा है ऑल ऑफ एबव, चौथा क्या है? ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी, इसमें सभी होगा क्योंकि सारे के सारे रेडियो एक्टिविटी के मात्रक, क्यूरी, बैक्यूरल, रदरफोर्ड, सब मात्रक उसका है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 29 पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें सीधा सा तुमको रहेगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की हाफ लाइफ, यहाँ लिखेगा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु, हाफ लाइफ, चार माह है। कितना है? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु जो है 4 मंथ है। कर 3/4 भाग पदार्थ का क्षय होगा तो 3/4 पदार्थ का क्षय होगा, पदार्थ का क्षय होगा पहला 4 माह में, मतलब 4 मंथ्स में, और दूसरा देगा तुमको 8 माह में, उसके बाद तीसरा 12 माह में, और चौथा देगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ऐसा दे देगा। तो यहाँ पे देखना कि एक रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ कितना है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ 4 माह है। कर 3/4, 3/4 भाग सब्सटेंस का क्षय होगा, डिसइंटीग्रेट, क्षय मतलब डिसइंटीग्रेट का होगा, डिसइंटीग्रेट। इसका एक सामान्य सा हमारा सूत्र है, क्या सामान्य सा सूत्र है कि सीधा यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ सीधा सा देखना, N/N0, ये क्या होता है? 1/4। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 का N लिख सकते हैं। N/N0 तुम्हारा कितना है? यहाँ देख लो, N/N0, यहाँ देखो, ये जब निकाला हमने, यहाँ N था 3/4 यहाँ पे था ना, तो T/T यहाँ पे करोगे, यहाँ N हमारा कितना आ जाएगा ये बताओ। यहाँ पे तुम यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हो, N कितना हो गया हमारा? N2 हो गया।
अब यहाँ पे एक चीज़ और करो, टी बटा टी एक सूत्र है हमारा, टी बटा टी कितना महीना दिया गया है, ये 4 माह दिया गया है ना। तो टी बड़ा यहाँ एन लिखते हैं, टी बटा टी को एन लिखते हैं, तो टी बराबर क्या होगा एन गुना टी। एन कितना है तुम्हारा, एन 2 है और उधर क्या है 4, तो आंसर कितना होगा 8 माह इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा 8 माह हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, एक में ही डाल देते हैं सबको। क्वेश्चन नंबर 30 में इसमें संकेत पूछा जाता है, ये प्रायः आता है कि ये किसका संकेत है, ये नॉट गेट का संकेत है। याद रखना किस गेट का संकेत है, नॉट गेट का। फिर इसी में डाल देते हैं, ये पहला दे दिया, इसमें ये पार्ट दे दिया, कभी तुमको अलग अलग देते रहता है, फिर कहेगा ये किसका संकेत है, ऐसा दे दिया, ऐसा कर दिया, ये गेट, ये एन एंड गेट का संकेत है। किसका है, एन एंड गेट। फिर तुमको ऐसा दे दिया, ऐसा बोला, इस टाइप से, इसमें पूछा कि ये किसका संकेत है, ये कहना कि नॉट गेट का संकेत है। ये क्वेश्चन पूछता रहता है तुमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 था ये हमारा, क्वेश्चन 30 था ये हमारा। तो ये लगभग हमारा पूरा है, इसमें अब कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये आपका पूरा है। एक चीज़ पिछला कुछ लड़का ने हमको बोला था कि पहले इसको देख लीजिए तब बात करते हैं, इसको देखिए पहले। तो देख लो इसको, यहाँ पे वो हम ग्रुप में डाल देंगे, वो एक शायद कुछ मिस हुआ है, लगता है कि लगातार हड़बड़ी में बता रहे थे तो मिस हुआ था। अभी ही थोड़ी देर में हम आपके ग्रुप में वो डाल देंगे। ठीक है ना, ग्रुप में हम बना के डाल देंगे। शायद कलर का था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ था, तो हम याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन हमको, हम वो लेकिन हम याद करके अपना वीडियो देख करके हम आपको डाल देंगे अभी। लेकिन इतना क्वेश्चन जितना भी मैंने बताया इस क्वेश्चन को, इतना तुम कर लो, और इतना यदि हम कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि शायद इसमें प्लक नहीं होना चाहिए और भगवान आपको साथ दे। और मैंने आपके लिए लगातार परिश्रम किया है, लगातार देखा है, और हमारी कोशिश रहेगी कि यदि नेक्स्ट में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो लगातार हम आपकी मदद करते रहेंगे। कोई इसमें स्वार्थ की बात नहीं, कहीं कुछ नहीं, और सीधी सी बात है, साथ दो और लगातार हम आपके साथ हैं। जब भी कभी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो टेलीफोनिक कांटेक्ट में रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जिनका भी कल का एग्ज़ाम है, जिस बच्चे ने का भी कल एग्ज़ाम है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, बाकी बच्चों को भी बेस्ट ऑफ लक। और आज के लिए इतना ही वीडियो हमारा रहेगा, और मैंने अपना वादा पूरा किया। 11th और 12th दोनों का डाला, मैंने 11th वैसे पढ़ाया था आप लोगों को, और मैंने 11-12 दोनों का वीडियो, लगभग हमको लगता है कि हम 125 के आसपास क्वेश्चन को डाल दिए हैं। 125 के आसपास हमारा क्वेश्चन चला गया। 110 क्वेश्चन देने की बात मैंने की थी, लेकिन क्वेश्चन हमारा उससे ज़्यादा है। और आप इसको बढ़िया से पढ़ें, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर एग्ज़ाम। फिर मिलते हैं।